Good morning, everyone. Good morning. Good morning. लास्ट क्लास के अंदर कहां तक पढ़ा था? फटाफट उसके नोट्स रिवाइज कर लीजिए। You have 4 minutes to revise your notes. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, उसमें कोई डाउट है? अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, उसमें किसी को कोई डाउट है? कोई पूछना चाहता हो? कल का क्वेश्चन 3 एक बार समझाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 3 कौन सा था? ये क्वेश्चन क्या है, एक बार वो बता दो। क्वेश्चन क्या है बेटा? सर बोरॉन फैमिली एक्सेप्शन एक बार एक्सप्लेन करो। ओके। The first and second and third ionization energy of I1, I2 and I3 of 4 atom with atomic number n, n plus 1, n plus 2, n plus 3 where n is less than 10 are given. What is the value of n? वो आपने लिथियम को नहीं लेता, उतना ही नहीं समझा, लिथियम को क्यों अच्छा, कंसिडर नहीं किया। ओके ओके, गॉट इट। देखो, सबसे पहले तो उस क्वेश्चन में क्या था कि आपको 4 एटम्स, दैट इज एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2 एंड एन प्लस 3, इन 4 एटम्स के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ था। आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक। आई थिंक एन प्लस 2 जो था उसका वैल्यू था 496, एंड देन आपके पास 4000 समथिंग इसका कुछ वैल्यू था। ठीक है। और क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि n का वैल्यू 10 से कम है। n इज योर एटॉमिक नंबर। तो अगर आप बाकी के आयनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस को देखेंगे तो आप देखने को मिलेगा कि ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है, जबकि n+2 एलिमेंट के लिए फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप देखने को मिला।
बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेल के चेंज होने की वजह से आपका आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल जो है वो चेंज हो गया, उसकी वजह से आपको ऐसा देखने को मिला। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन के निकालते ही वैलेंस सेल चेंज हो गया, इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है? एल्कली मेटल्स, राइट। अब एल्कली मेटल्स तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास n का वैल्यू 10 से छोटा है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 9, और n का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1, राइट। अगर n का मिनिमम वैल्यू 1 हुआ, 1 से 9 के बीच में वेरी कर सकता है। अगर n का वैल्यू 9 हुआ तो ये जो 4 एटम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक बार 9, 10, फिर तुम्हारे पास 11 एंड 12, राइट। तो तुम्हारे पास n+2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर 11 आ रहा है, दैट इज सोडियम, राइट। और फिर यहां पर मैं बात करूं 1, फिर ये 2 एटॉमिक नंबर, ये n+1 कितना? 2, और n+2 कितना? उस केस में 3, तो n+2 तुम्हारे पास कितना? 3, राइट। तो हमको देखना है 3 मतलब लिथियम के लिए, ओके। तो बिल्कुल सही है, यहां पर भी तुम्हारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे एनर्जी गैप उतना ही आना चाहिए। वैलेंस सेल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चेंज आया वो कहां पर आया कि भाई n=2 अगर 1 हुआ मतलब ये हाइड्रोजन का है, मतलब किसका? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन में क्या होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर तो हमको केवल एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगा, उसके लिए IE2 एंड IE3 की बात ही नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर क्योंकि IE2 और IE3 की बात हो रही है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास n का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता, मतलब एलिमेंट तुम्हारा लिथियम नहीं हो सकता, तब तुम्हारा n का वैल्यू केवल 9 पॉसिबल है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर था 9। ओके, आवाज नहीं आ रही? अभी आवाज आ रही है? ओके, तो फिर तृप्ति ने बोला कि बोरॉन फैमिली का जो एक्सेप्शन है उसको एक बार चलिए देखिए। बोरॉन फैमिली में देखो ध्यान से, हमने बोरॉन फैमिली में क्या देखा कि तुम्हारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, फिर इंडियम और थैलियम, राइट। ये तुम्हारे पास, हम इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब हमारा ये ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर नहीं है। ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर है केवल, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर नहीं है। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? तुम्हारे पास 1 5 3 2 4, याद करो, मैंने ये तुमको एक एज ए फोन नंबर की तरह याद रख सकते हो कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा किसका होता है? बोरॉन का, फिर आपका होता है थैलियम का, देन आपका गैलियम, देन एल्यूमिनियम, और सबसे कम होता है किसका? इंडियम का। इसका रीजन क्या था बेटा? देखो जो थैलियम है वो जस्ट किसके बाद आता है? वो आपके जस्ट किसके बाद आता है? 5D सीरीज के बाद। किसके बाद आता है? 5D सीरीज के बाद आता है। तो उसके अंदर पुअर, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारे पास यहां पर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी में क्या देखने को मिलता है? पुअर शील्डिंग है, मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहां पर जो थैलियम है उसका एक्सेप्शन का रीजन क्या है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो गैलियम है उसके अंदर ऐसा क्यों? क्योंकि गैलियम जस्ट किसके बाद आता है आपके पास? यहाँ पर 3D के जस्ट बाद आ रहा है, तो उसके अंदर भी हमको थोड़ा सा ट्रांजिशन सीरीज जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से, तो यहाँ पर गैलियम का, और आपको बताया भी था मैंने एटॉमिक साइज के वेरिएशन के टाइम पर गैलियम और एल्यूमिनियम की साइज में वेरिएशन, कि एल्यूमिनियम का साइज जो है जस्ट थोड़ा सा या तो बराबर होता है या जस्ट थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो ये रीजन है तुम्हारे पास। ओके, तो हमने कहां तक पढ़ा था? आई थिंक उसके बाद हमने कार्बन फैमिली का एक्सेप्शन भी कवर किया था।
ओके, कार्बन फैमिली के एक्सेप्शन में क्या था? कार्बन फैमिली में कौन सा था आपके पास कि कहे, शिव, जी, सुनो, पार्वती। तो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए? कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन आपके पास कौन? एसएन और पीबी। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी का। लेकिन हमको ये ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पीबी का ड्यू टू तुम्हारे पास लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सा इफेक्ट इसके ऊपर भी देखने को मिलता है। तो पीबी का आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि जस्ट थोड़ा सा आगे चला गया तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन थोड़ा इफेक्ट आता है। और ये पीबी से जस्ट, सॉरी, एसएन जैसे जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसका ये ऑर्डर था क्या? पीबी, फिर आपके पास एसएन। ओके, ये दो एक्सेप्शंस हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक्सेप्शंस की। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा हमको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। डी ब्लॉक में कौन कौन से आपके ग्रुप्स होते हैं? ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 3, आप फिर ग्रुप 4 जैसे याद रखना इस चीज को। 4 है, 5, 6 एंड जो 10, ये ग्रुप्स। और फिर ग्रुप 7 तुम्हारे पास, ग्रुप 8 कौन बच गए? 9 बच गया, 11 बच गया और 10, 12। ठीक, ग्रुप 3 के अंदर तो तुम्हारे पास कौन से एलिमेंट है? ग्रुप 3 में कौन कौन से एलिमेंट है? स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। तो उनके केस में हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो 5d का आयनाइजेशन एनर्जी, 5d वाले एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 3 के अंदर, दैट इज लेंथेनम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, फिर आपका 4d एंड देन 3d। ओके, देन ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10 के अंदर आपका सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलता है किसमें? 3d में, देन 4d और फिर आपका 5d। 5d में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सबसे ज्यादा। एंड ऐसे ही ग्रुप तुम्हारे पास 7, 8, 9, 11 एंड 10, जो 12 है उसके अंदर आपको 4d का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, देन 3d एंड देन 5d। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि आपके काफी बार यही से पूछे जाते हैं। तो ऐसे तो याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं आपको 3d, 4d, 5d से बता दे रहा हूं। जैसे देखिए, आपको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे कि मैंने आपको स्कैंडियम का, इट्रियम का और लेंथेनम का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए बोला। तो बताइए किसका आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर सबसे ज्यादा होगा इन तीनों में? इन तीनों में अब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? बिल्कुल, क्योंकि देखो ये तुम्हारे पास कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? आपके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है डी ब्लॉक में वो क्या होगा? 3d का सबसे ज्यादा, मतलब 3d वाला कौन सा है? स्कैंडियम, फिर 4d दैट इज इट्रियम, फिर 5d दैट इज लेंथेनम। तो यहां पर स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, देन इट्रियम, देन लेंथेनम। ओके, जैसे आपको मैं बोलूं जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको अरेंज करना है। इनको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो करिए, बताइए। बताइए सब लोग। सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं?
जिंक, कैडमियम, मरकरी। बेटा एन कौन सा है? वो जेडन है। लगता है मिस टाइपिंग हो गया। गुड। कौन से? प्रणव कैसे भाई 14 के कैसे हैं? आपको लगता है पीरियोडिक टेबल में अभी तक एलिमेंट्स की पोजीशन याद नहीं हुई है? जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और 12th ग्रुप के एलिमेंट्स में आपका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा? 5D, मतलब मरकरी का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर आपके पास जिंक का, और देन कैडमियम। देखो ये याद नहीं रहते हैं एक्सेप्शंस, और यहां से जिंक, कैडमियम, मरकरी से आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। ये जेई में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे आपको मैं एक और पूछूं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनके बारे में भी काफी बार पूछ लेता है। बताइए, इनमें भी अरेंज करिए। इनमें कैसे अरेंज करेंगे? कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? 11th ग्रुप। गुड। 11th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और 11th ग्रुप के एलिमेंट्स में देखो तुम्हारे पास किसकी सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी होती है? 5D की। तो 5D में मतलब Au गोल्ड की, देन आपके पास फिर 3D दैट इज कॉपर, और सबसे फिर कम यहां पर Ag। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखना। एक्सेप्शंस याद नहीं, जनरली तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चंस के अलावा एक्सेप्शंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए, तो ये हमारा हो गया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। सारे के सारे ट्रेंड्स हम लोग देख चुके हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बेटा आपका। बाकी सबको आ रहा है ना? गुड। कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो? अभी मैंने देखा लेक्चर तो अपलोड हुआ। कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद फिर देख लूंगा, और क्या कर सकता हूं। चलिए, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन। अब आयनाइजेशन एनर्जी को हम अप्लाई कहां करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन की बात करें, देखिए ध्यान से। सर स्लाइड्स ब्लैंक रहते हैं? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होगा। सभी के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि स्लाइड ब्लैंक्स रहते हैं? सारी स्लाइड ब्लैंक ब्लैंक रहती है? अच्छा, सम स्लाइड्स, सारी नहीं, कुछ कुछ। अच्छा, ओके। चलिए देखिए, तो अब सबसे पहला जो तुम्हारे पास एप्लीकेशन है वो क्या? तुम्हारे पास नेचर ऑफ
तुम्हारे बेसिक नेचर, सबसे पहला है हमारे पास सब्सटेंसेस का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि आपका बेसिक नेचर हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी हो गया, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी हो गया। ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे जो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से बता सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं आर बेसिक इन नेचर, पढ़ा है क्या कभी? मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, बराबर है कि नहीं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करते हैं? हाँ, 9th मतलब वही बेसिक 10th स्टैंडर्ड से पहले पढ़ा है ये चीज कि वो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेटल्स के केस में हमको आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। मेटल्स बड़े आसानी से कैटायन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है? तो उनका खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि सोडियम है, मेटल है, वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेता है, Na+। तो जीरो से किस में चला गया, +1 में, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, ठीक है? तो ये जो मेटल, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके डिपेंड करते हैं, वो हम सारे के सारे किस चीज से निकाल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से हम बता सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसका मतलब क्या, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से नहीं निकाल सकते, बराबर है कि नहीं? बोलो, बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। अगर बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर की नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? अगर कोई बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बराबर है क्या? बताइए। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा, मतलब वो उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट? तो ये सारे के सारे, अगर तुम्हारे पास बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझे, समझे कि नहीं? ऑक्सीडेशन स्टेट में कंफ्यूजन है, वो क्या होता है एग्जैक्टली बेटा? देखो, जो तुम्हारे पास चार्ज प्रेजेंट होता है ना किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जैसे तुम्हारे पास सोडियम है, उससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Na+ बना दिया, ठीक है? ऐसे ही मान लो मैग्नीशियम से मैंने पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना, Mg+ बन गया। फिर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब क्या बन गया, Mg2+ बन गया, ठीक? जैसे नाइट्रोजन के अंदर बात करूं, उसके अंदर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। फिर मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने से क्या होगा, नाइट्रोजन पे 3- चार्ज आएगा। तो एस, यहाँ पर सोडियम पे एलिमेंट के ऊपर पहले कोई चार्ज था क्या, नहीं। तो इस सोडियम की अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। सोडियम की अभी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, 1, ठीक? कितनी, +1। मैग्नीशियम की अभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 0। इसके ऊपर अभी चार्ज कितना मैग्नीशियम पे, +1, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +1। मैग्नीशियम पे अभी चार्ज कितना, +2। तो ये क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही देखो नाइट्रोजन में, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना, 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3। तो ये क्या हो गई उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझा विश्वजीत, जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत था? ओके, अब देखिए ध्यान से,
तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बेसिक नेचर है, बी बेसिक नेचर को मैं Bn से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर मतलब शॉर्ट फॉर्म में MC लिख रहा हूं। देन ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी दैट इज OT। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, किस चीज पे, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी एलिमेंट की, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर उसका उतना कम होगा। राइट, बोलो। बेसिक कैरेक्टर उसका उतना कम होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी उसका उतना कम होगा, उसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। ये चीज समझा क्या? शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। हाँ, तो जल्दी से नोट करो। अब ये बताइए कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या करती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है बेटा? इंक्रीजेज, बिल्कुल इंक्रीजेज। हाँ, तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करती है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? लेफ्ट से राइट जाने पर फिर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीजेस। राइट, ओके। देन आपके पास अगर मैं बोलूं बेसिक नेचर या फिर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी वो भी क्या करेगी लेफ्ट से राइट जाने पर? डिक्रीज करेगी। गुड, डिक्रीजेज। बेसिक नेचर भी डिक्रीजेज। बराबर है, तो वेरिएशन समझ में आ रहा है। तो एक आयनाइजेशन एनर्जी से आप ये बाकी तीन इनका वेरिएशन पूछ सकता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया तुम्हारे पास मेटेलिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करो, तो उस वक्त अब बोलोगे सर ये सब तो बताया नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बताया मतलब ये सब बता दिया, अपने आप उसके अंदर इंक्लूड हो गए। ठीक, जैसे देखो मेटेलिक जो जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा उसमें बेसिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, क्लास 10th 9th 10th में पढ़ते हैं ना, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। और बेसिक कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। राइट, तो तुम्हारे पास मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, मतलब वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे ही नॉन मेटेलिक मतलब समझते हैं ना, नॉन मेटेलिक वो क्या होते हैं? वो आपके एसिडिक होते हैं। वो क्या होते हैं? एसिडिक। उनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होती है। पता है क्या ये चीज? नोट करिए। सर ऑक्सीडेंट टेंडेंसी पहले बढ़ जाएगी और फिर घटेगी ना? पहले बढ़ जाएगी फिर घटेगी। हाँ, वेरिएशन में क्या, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट पहले तुम्हारे पास इंक्रीज करता है एक एल्यूमिनियम तक, जैसे एल्यूमिनियम +3 तक शो करता है, फिर आपके पास फिर वो डिक्रीज करता है। राइटिंग बड़ा करें तो ओके। नोट कर लिया सबने? तो ये हमारे पास इसका पहला एप्लीकेशन है, किस चीज को बताने के लिए? तुम्हारे पास बेसिक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी को बताने के लिए। ओके, गुड, जल्दी से नोट करिए। और हम कैसे अप्लाई करते हैं? जैसे देखिए इसका सेकेंड एप्लीकेशन,
इसका सेकेंड एप्लीकेशन बात करें तो सेकेंड एप्लीकेशन कहां होता है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, क्या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को बताने के लिए, क्या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को बताने के लिए भी आयनाइजेशन एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, पढ़ा है कि नहीं? और अभी जस्ट हमने क्या देखा, हाँ, और अभी जस्ट हमने क्या देखा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, इससे पहले वाले में हमने देखा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। ओके, जैसे इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, ओके 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 ओके, हाँ उल्टा बोल दिया होगा। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर। ओके, चलिए अब देखिए लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या करती है बेटा, बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीजेस। तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा ऑक्साइड्स का, डिक्रीज करेगा। तो ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीजेस। बराबर है क्या भैया? अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो आपके पास ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ऐसे ही अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे, अगर हम टॉप से बॉटम गए तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, ठीक। फिर तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज मतलब बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का इंक्रीजेज, और तुम्हारे पास जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर देखो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देखो एग्जांपल लूं, कैसे क्वेश्चन पूछता है कि अरेंज in increasing order of in increasing order of basic strength, increasing order of basic strength। अब जैसे मैंने आपको 4 ऑक्साइड दे दिए, कौन कौन से, आपको मैंने जैसे सोडियम का ऑक्साइड दे दिया Na2O, आपको मैंने दे दिया Li2O, तुम्हारे पास मैंने आपको दे दिया K2O और CH2O। ये क्या है सब के सब, अब आप देख करके ही डर जाओगे कि क्या सर ये क्या लिखा है, हमको कुछ नहीं पता चल रहा। ये क्या है आपके, ये देखो सब क्या है, इसके इनके ऑक्साइड्स हैं, ये सब क्या है, इनके ऑक्साइड्स हैं। सबको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सबके इनके ऑक्साइड्स हैं। किसके ऑक्साइड है ये तुम्हारे एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड है, राइट। ओके, अब इनके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे भैया, बेसिक स्ट्रेंथ जिसका आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होता है, जितना ज्यादा, या फिर मैं बोलूं जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, ये बोल सकता हूं ना कि जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, उतना ज्यादा उसका ऑक्साइड बेसिक होगा। बराबर है क्या, बोलो बराबर है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा अभी इनके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, बताइए, अरेंज करिए आप लोग। करिए,
सबसे ज्यादा अभी बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? श्रावणी मांस, अरे का किए भैया, एलाइट श्रावणी आपने लिखा Li2O, हाउ Li2O? मैंने बोला जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब तुम्हारे पास ऑक्साइड्स का बेसिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है। तो देखो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ मैंने ही लिखा है सामने आपके कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। तो यहां पर एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे देखो टॉप से बॉटम जाने पर हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो बेसिक जो कैरेक्टर होगा ऑक्साइड्स का वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। सामने ही लिखा हुआ है ना। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो कौन होगा? सीजियम का ऑक्साइड, फिर K2O, फिर Na2O, फिर Li2O। बोलो ये चीज चमका क्या? ओके, जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन दे दूं आपको, मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, जैसे इसको फटाफट नोट करिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक और क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि इस बार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें कंपेयर करना है आपको। अरेंज इन, पहले मैंने बेसिक दिया था, इस बार इंक्रीजिंग तुम्हारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं। जैसे देखो आपको मैंने इस बार अलोंग ए पीरियड देता हूं। Li2O जैसे CO2 हो गया, आपके पास N2O5 हो गया, देन जैसे मान लो बेरिलियम का ऑक्साइड मैंने दे दिया तुम्हारे पास, फिर B2O3 हो गया। तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको कंपेयर करना है। रिपीट वंस, ओके बेटा ध्यान से देखो, मैंने जो स्टेटमेंट बोला ध्यान से सुनो मानसी। मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ऑक्साइड्स का बेसिक स्ट्रेंथ, वो एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट जाने पर हम जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? इंक्रीज करता है। मतलब ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। टॉप से जब बॉटम आते हैं तो हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब टॉप से बॉटम आने पर ऑक्साइड्स का बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक कैरेक्टर उनमें वो डिक्रीज करता है। अब यहां पर क्या था कि बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना था। तो देखो सबके सब ऑक्साइड्स हैं किसके? एल्कली मेटल्स के। तो टॉप से बॉटम जाते हैं तो आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। देखो टॉप से बॉटम जाते हैं तो ऑक्साइड्स का कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करता है? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, तो तुम्हारे पास यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? सीजियम का। अगर आपको उल्टा पूछ लेता है एसिडिक कैरेक्टर का, तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है यहां पर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन हमारा जो था वो क्या था? आपको एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो करिए सब लोग।
कुछ बच्चों ने किया है, गुड। बाकी लोग भी करें जल्दी। गुड। तो यहां पर क्या है, अभी हमने देखा कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो ऑक्साइड्स हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। जस्ट अभी हमने देखा ये चीज। तो यहां पर अब ये बताइए कि तुम्हारे पास कौन कौन से वो जो सबसे लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम किसका होगा, जो सबसे लेफ्ट में है, तो वो कौन है, लिथियम, तो Li2O। फिर कौन, बेरिलियम। बेरिलियम से ज्यादा फिर एसिडिक कौन आपके पास, बेरिलियम से ज्यादा एसिडिक कौन, फिर बोरॉन B2O3। फिर आपके पास CO2, फिर N2O5। ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर है ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर का, राइट। और ये भी कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। नोटेड। चलिए, तो अब मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिखना चाहूं आपके लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं, देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके इनके ऊपर। तो हम यहां पर एक बात बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग, कि वो एलिमेंट्स जिनका आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा, क्या, वो एलिमेंट्स जिनका आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारे पास जितना कम होगा, वो उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, दूसरे को अच्छे से रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये लिख लीजिए, एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन, लो आयनाइजेशन, having low ionization energy are metallic, वो सब क्या होते हैं, मेटेलिक होते हैं, आर मेटेलिक, ठीक। और हम क्या बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर होते हैं, आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके अलावा तुम्हारे पास उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म कैटायंस। कम आयनाइजेशन एनर्जी है तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो बड़े आसानी से कैटायंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होते हैं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे करके उसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई होप जानते हैं थोड़ा बहुत आप। फिर उनके अंदर उतने ज्यादा वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। और तुम्हारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, वो क्या करते हैं, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। वो कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स एंड shows photoelectric effect, and shows photoelectric इफेक्ट। वो क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं, बराबर है। याद करो मैंने एग्जांपल दिया था किसका, सीजियम का, लास्ट क्लास में, किस पूरी
पीरियोडिक टेबल में जो सीजियम होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम लोग जो एलिमेंट को यूज कर सकते हैं वो कौन होता है, सीजियम, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। राइट, चलिए तो ये पॉइंट लिख लीजिए। उतने ज्यादा वो रिएक्टिव भी होते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं, उतने ज्यादा उनकी हाई रिएक्टिविटी, उतनी जल्दी वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के, आई होप समझ में आए होंगे। जल्दी से नोट करिए बेटा। फिर एक लास्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का, और फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी को वाइंड अप करते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी तक आपका एग्जाम के अंदर आएगा, मतलब आज तक का आपका एग्जाम में आएगा। ओके, हाई रिएक्टिविटी मींस मतलब बेटा वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी के साथ भी। रिएक्टिविटी मतलब जानती है ना कि कोई कोई धीरे रिएक्ट करता है, कोई तेजी से रिएक्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सोडियम को हम केरोसिन की बोतल में रख के रखते हैं, क्यों, उसको हवा में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हवा में वो क्या करता है, तुरंत एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी ना क्लास 10th में, कि नीचे की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन से कुछ एलिमेंट्स नीचे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऊपर होते हैं। क्लास 10th में आता है ना मेटलर्जी चैप्टर में। तो वो हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स थे। वो तुम्हारे पास ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स थे। हाइड्रोजन से जो नीचे एलिमेंट्स आते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स थे। तो जो एलिमेंट्स तुम्हारे पास ऊपर में थे हाइड्रोजन के, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे। आपने अगर याद हो तो वो जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स थे वो कैसे एलिमेंट्स थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, चलिए लास्ट, अब हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास अगला एप्लीकेशन है वो क्या है, एलिमेंट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए। ये भी लिख लो, द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट can be predicted, state of element can be predicted on the basis of ionization energy values। जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यूज को देख करके हम किसी भी एलिमेंट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से इसमें, जैसे कि अगर तुम्हारे पास, जब तुम्हारे दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में किसी भी एटम के लिए, ये पॉइंट लिख लो पहले उसके बाद समझाता हूं कि व्हेन डिफरेंस बिटवीन two successive ionization energy is approximately, हम बोल सकते हैं is approx, जब तुम्हारे अराउंड तुम्हारे पास लेस देन, या फिर तुम्हारे पास अगर लेस देन है किससे, 1400, या फिर हम बोले इतना 950 से
1450 किलो जूल, अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस इतना है किलो जूल पर मोल या फिर लेस, ठीक, मतलब लेस देन 1450 किलो जूल बोल सकते हैं, ठीक, तो तुम्हारे पास, या फिर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज लिख देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जब दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो तुम्हारे पास 1450 इज लेस देन 1450 किलो जूल पर मोल, then higher oxidation state will be more stable। अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में अगर तुम्हारे पास जो गैप है वो अगर 1450 किलो जूल पर मोल से कम है, तो उस एलिमेंट के लिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर तुम्हारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस अगर 1450 किलो जूल पर मोल से ज्यादा हुआ, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी आपके लिए? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ये भी लिख लो, when difference between two successive ionization energy is more than 1450 किलोजूल पर मोल, अगर 1450 किलोजूल पर मोल से अगर ज्यादा हो गई, तब तुम्हारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट का, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट will be more stable, lower oxidation state will be more stable, ओके। अब ये देखो, ये पॉइंट तो पहले अब किसी को कुछ समझ नहीं आया, ये तो मेरे को भरोसा है। एक बार पॉइंट को अच्छे से रीड करो, पॉइंट लिखो, उसके बाद रीड करो, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं तुम लोगों को। मैंने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट है उसकी दो ऑक्सीडेशन, जैसे मान लीजिए स्टेट है, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, उस चीज को हम किससे बता सकते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? अगर किसी एलिमेंट के लिए दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप, बेटा सेम एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में अगर गैप तुम्हारे पास 1450 से कम हुआ, तो उस एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही अगर किसी एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का गैप अगर आपके 1450 किलो जूल से ज्यादा है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे देखिए बेटा लिथियम की बात करूं, लिथियम जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1 बराबर है क्या? अगर मैं यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालूं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे IE1। तो मैंने पहले जो इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए
देखो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तुरंत नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसका कितना होता है? अराउंड 520 किलो जूल पर मोल। अप्रोक्सीमेट डेटा लिख रहा हूं मैं, याद नहीं रखना आपको डेटा। ओके, फिर मैं जब इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, देखो मेरे पास पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन गया? Li+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। अब ये बताओ, अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम लगेगी? बताइए, कम एनर्जी लगेगी या ज्यादा एनर्जी लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जो इसके लिए हमको जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू देखने को मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना? 7300 किलो जूल पर मोल, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? Li+2 बराबर है। अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तब आपके पास क्या बनेगा? Li+2। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने पर आपके पास क्या बनेगा? Li+ बनेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने पे आपके पास क्या बनेगा? Li+2 बराबर है क्या? क्या बनेगा? Li+2। ओके, तो यहां पर देखो लिथियम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +1 एक +2। समझ में आ रहा है ये चीज? क्या है? एक +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिथियम की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 क्या है? उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, बराबर है। ओके, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मेरे पास दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है? IE2 माइनस IE1। इसका डिफरेंस कितना है थोड़ा आप बताइए। देखो 7300 माइनस 520, तो ये लगभग तुम्हारा कितना आएगा? 6000, लगभग कितना मैं बोल सकता हूं? 3 माइनस 6800 के आसपास, राइट? अप्रोक्सीमेटली 6800 के आसपास आएगा। बोलो, रफ डेटा ले रहा हूं। तो ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू 1450 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है? जो मैंने पॉइंट लिखवाया अभी, दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो यहां पे डिफरेंस है वो तुम्हारे पास क्या? हाँ, 6780 मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा। ओके, लीजिए, खुश रहिए आप लोग। 6780, ठीक। हाँ, तो यहां पर ये बताओ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है क्या वो ज्यादा है? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जब जब इलेक्ट्रॉन, पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल रही होगी, बराबर है कि नहीं? मतलब Li+ से आप अपने जब Li+2 को बनाए तो बहुत एनर्जी देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि Li+ स्टेबल था Li+2 से। तो इसका मतलब यही था मेरे उस स्टेटमेंट का कि अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस 1450 किलो जूल पर मोल से ज्यादा हुआ तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? ये मोर देन 1450 है, ये आपका 1450 से ज्यादा डिफरेंस है। तो इसके अंदर आपकी Li+ और Li+2 में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी? कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी? Li+। कुछ बच्चे बोल रहे हैं Li+। गुड, तो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि तुम्हारे पास Li+ इज मोर स्टेबल देन Li+2, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो ये वैल्यू आप कैसे बता सकते हो किसी भी एलिमेंट का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? आयनाइजेशन एनर्जीज की अगर वैल्यू दे दी जाए आपको क्वेश्चन में, उनके बीच का डिफरेंस, जैसे देखो कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, कल जो जेई में जो क्वेश्चन आया था वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, आपको वैल्यूज दी गई थी। अब उस वैल्यूज से आपको ये प्रेडिक्शन करना है, तो वहीं से हमको आइडिया लगेगा, समझे क्या? तो क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, बस ध्यान में रखना है कि अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कम हुआ मतलब वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसको पहले फटाफट नोट करो, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। नोटेड? ओके, काफी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लूं आपके पास, मैंने एग्जांपल लिया इस बार कैल्शियम का। जैसे मान लीजिए इस बार मैंने एग्जांपल ले लिया किसका? कैल्शियम का। बेटा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए? ये होता है आर्गन, एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन 4s2। क्या यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? स्टेबल, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। यहां से मैं पहला जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या बनेगा? कैल्शियम +1 बनेगा। तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मैं क्या बोलूंगा? IE1। मैं क्या बोल रहा हूं प्रणव? अभी आवाज आ रही है आपको? ओके, हो गया नोट? ओके, देखिए तो मैंने क्या किया कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जैसे जैसे कैल्शियम के अंदर जब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आपके कितनी एनर्जी लगती है? लगभग 590 किलो जूल, अप्रोक्सीमेटली 590 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी लगती है। ठीक, फिर मैं जब कैल्शियम +1 दैट इज आर्गन, इसका 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब मैं इसके अंदर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम +2 बनेगा। बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब आपके पास इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगती है IE2, वो लगभग लगती है 1145 किलो जूल पर मोल। आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको बस कंसेप्ट समझना है। तो कितना तुम्हारे पास? 1145 किलो जूल पर मोल। अब ये बताइए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, +2 का या +1 का? +2 का। कैसे? क्यों? क्योंकि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपको यह बताना हो कि +1 और +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बताओगे किसको? आर्गन को, सॉरी +2 को, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर आपको मैं सिंपल किसी भी एलिमेंट ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी दे दूं, तब क्या करेंगे? अब हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब IE2 माइनस IE1, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1145 माइनस 590, राइट? तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? बताइए जल्दी से। आई थिंक ये इट वुड बी 555, राइट? सही बोला क्या? या
मेरी कैलकुलेशन थोड़ी है सही है, मतलब 555 बराबर है, बोलो। ओके, अब ये बताओ ये जो डिफरेंस है वो क्या है आपके पास, ये क्या है, कम है किससे, 1450 से, 1450 से कम है कि ज्यादा है, कम ही है। अगर 1450 से कम है तो मैंने जो रूल लिखवाया आपको वो क्या, उस केस में आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, लोअर या हायर, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर है। और यहां पर कैल्शियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2, राइट। तो हम बोल सकते हैं यहां पर क्या कि तुम्हारे पास कैल्शियम +2 इज मोर स्टेबल देन व्हाट, कैल्शियम +1। तो यहां पर आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो समझ में आया क्या, आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज को देख करके आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी ज्यादा स्टेबल है कैसे बता सकते हो, टेल मी, गेट इट और नॉट। जल्दी से नोट करिए। तो ये चीज भेजे में घुसा क्या, केवल एक बच्ची के भेजे में घुसा है, बाकी किसी के भेजे में नहीं घुसा। एक ही नाम के कितने लोग हैं, रांके शाफ्रे, अरे बाप, एक ही के नाम के इतने इतने लोग हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो यहां पर हमारा आयनाइजेशन एनर्जी पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, उसकी उसको हमने फुल डिटेल में देख लिया आयनाइजेशन एनर्जी को। अब आप एडवांस लेवल तक का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपका एग्जाम का, अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए। गुड 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 गुड। नेक्स्ट अब हेडिंग डालो। किसी को कोई डाउट अभी आयनाइजेशन एनर्जी में, किसी भी तरह का कोई डाउट बच गया हो, नो, ओके गुड। तो नेक्स्ट अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने बोला था ना वो बेसिक नेचर पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए यार, सिर्फ लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज होता है ऐसे लिखे। बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट डिक्रीजेस, बेसिक नेचर, हाँ बेसिक नेचर लिख लो, कैरेक्टर लिख लो, एक ही बात है। पहले बढ़ेगा ना वो, नहीं बढ़ेगा नहीं, क्यों, हाँ, समझ में आया, समझ में आया। मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज करता है ना। यस, ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ईए, या फिर इसको आजकल आपके जो एनसीईआरटी है उसमें इसी चीज को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, क्या, इलेक्ट्रॉन
गेन इंथैल्पी, दोनों का मतलब एक ही है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब किसी भी रिएक्शन के लिए जो हीट होता है, हीट ऑफ रिएक्शन, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच से, बराबर है कि नहीं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच। तो यहां पर अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है तो इसको हम लिख देते हैं डेल्टा एच ई जी। क्या लिख देते हैं? सिंबल इसका क्या है? डेल्टा एच ई जी। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है। होता क्या है, देखो बस फर्क दोनों में क्या है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्क बस इतना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच ई जी, किसमें? ये नेगेटिव। बस साइन का फर्क है और कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो डेल्टा एच ई जी क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब एक ही है, बस साइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैग्नीट्यूड वाइज जाओगे तो तुम्हारे पास हम बोल सकते हैं कि मोड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोड मैंने क्यों लगाया? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा है, तो डेल्टा एच ई जी। तो सबसे पहले तो ये क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि तुम्हारे पास दोनों चीज एक ही है, लेकिन बस साइन के थोड़ा डिफरेंस होता है। डेल्टा एच अगर ई जी नेगेटिव होगा तो ई ए क्या? पॉजिटिव। और डेल्टा एच ई जी अगर पॉजिटिव तो ई ए क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? नेगेटिव। ओके। और उनका मोड जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा आपका? वो सेम रहता है। अब होता क्या है ये बात करते हैं। भैया देखो, हम जानते हैं कि भैया एटम के, एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होती हैं और सेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे? हम गए, हम लोग ज्यादा ही परेशान आत्मा थे, हम लोग जाकर के उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन को निकाला तो एनर्जी क्या करनी पड़ी? देनी पड़ी। अब हम जब इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करें, क्या अगर हम किसी, बिल्कुल डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा आयनाइजेशन एनर्जी और इसमें, तो देखना ध्यान से, मैं बोलूंगा क्या कि तुम्हारे पास कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्या किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब आपके पास जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस बार क्या बनेगा? आपके पास एनायन बनेगा। ठीक। और उसमें अगर हम देखो, जनरली तुम्हारे पास जब भी हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? आपकी रिलीज होती है। क्या एनर्जी आपकी क्या होती है? रिलीज होती है। हमेशा नहीं होती। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, क्या किसी भी, ये जैसे कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, मान लो मैंने ले लिया कोई एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट ले लिया मैंने ए, उसके अंदर जब मैं आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब गैसियस फॉर्म में, जब उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो उस वक्त क्या बनेगा? ए माइनस गैसियस। क्या बनेगा? ए माइनस गैसियस बनेगा। ठीक है। और ये उस वक्त जो आपके पास इंथैल्पी में यहां पर जो चेंज होगा डेल्टा एच, ये जो डेल्टा एच में जो चेंज होगा वो तुम्हारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में अंतर केवल किस चीज का है? साइन का। ओके। दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? केवल साइन का डिफरेंस है। बोलो।
ये समझ में आया कि नहीं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? फिर से रिपीट करूं? नहीं चमका। ओके, सबसे पहले तो ये बताओ, जो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल समझ में आया कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव का खेल समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? इसमें समझना नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो तुम्हारे पास अगर पॉजिटिव, देखो दोनों एक ही चीज होती है, दोनों चीज एक है। ओल्ड पुराने जो है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही वर्ड यूज होता था, लेकिन अब आजकल आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें इस चीज को क्या लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिख दिया है। दोनों है एक ही चीज, डेल्टा एच ईजी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इनके जो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो तुम्हारे पास डेल्टा एच ईजी अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर डेल्टा एच ईजी अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा। बस साइन का एकमात्र अंतर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन बस साइन का डिफरेंस है ओल्ड और न्यू के हिसाब से। अब देखो मैं बता रहा हूं क्या, ध्यान से समझो। अब मैंने क्या किया, किसी भी एटम के अंदर हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे। रिमूव करने थे तो यहां पर हमने जो डेल्टा एच देखा उसको हमने बोला आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी 1। पहले हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, अब हम जब इलेक्ट्रॉन को वापस किसी एटम के अंदर ऐड करेंगे तब आपके पास जो एंथैल्पी में जो चेंज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझा क्या? पहले हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। चमका? ओके, चलिए पहले साइन वाला जो खेल है इसको नोट करो जल्दी से, उसके बाद हम थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लें। गुड, चलिए तो लिखो, या फिर सबसे पहले लिखो, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड on adding up, on adding up, on adding up 1 mole of electron, on adding up 1 mole of electron, 1 mole of electron to 1 mole of 1 mole of neutral gaseous isolated atom, neutral gaseous isolated atom to form monovalent anion, to form monovalent anion, to form monovalent anion is called what? Electron affinity, is called electron affinity. ओके, और करके इसका दूसरा डेफिनेशन लिख लो, और करके दूसरा डेफिनेशन लिखो, क्या? देखो कि द एनर्जी
या फिर मैं लिखूं द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एनर्जी चेंज, ये क्या होता है, ये तुम्हारा एनर्जी चेंज होता है, दैट इज डेल्टा एच इज एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज दैट occurs during the process of addition of an electron, during the process of addition of an electron to a gaseous isolated atom to convert it into negative ion, चेंज हुआ उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन गेन इंक्रीज। तो डिफरेंस क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, क्या तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पहले तुम्हारे पास टर्म यूज करते थे वो क्या, किस चीज को मेजर करता था कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया उसका अट्रैक्शन, और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या करती है, वो आपकी उस एनर्जी के चेंज को बताती है, बस वैल्यू को बता देती है। ठीक है, चलिए पॉइंट लिख लीजिए, बस मतलब एक ही है। आज इसका थोड़ा डिफाइन, एक मिनट जस्ट दिखा देता हूं क्या लिखा है। ये मैंने लिखा है डेल्टा एच ई जी, बेटा एनर्जी जो चेंज है उसी को बोला है ना डेल्टा एच ई जी, जो एनर्जी चेंज हुआ। वहां पे पहले हमने क्या बोला था, डेल्टा एच इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। वैसे यहां पर अब क्या बोल रहे हैं इसको, डेल्टा एच ई जी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, स्पेशली इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहले बता रहा हूं बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें। लिख लिया सबने? प्रीवियस पेज 1 मिनट, ओके। नोटेड? अब देखिए, अब तुम्हारे पास हम क्या बोलते हैं कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का जो जनरली प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा, आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, राइट। पहले हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी का जो प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, बराबर है कि नहीं, बोलो। तो पहला पॉइंट लिख लो कि इन जनरल, मैंने ये केवल लिख रहा हूं जनरल, इन जनरल तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, ये जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is in general, electron affinity is your exothermic process, is exothermic process। मतलब मैं क्या लिखूं कि अगर मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है ए गैसियस, अगर मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो क्या बनेगा, ए माइनस गैसियस, ए माइनस गैसियस बनेगा। तो इसके लिए जो इंथैल्पी में चेंज आएगा, एनर्जी चेंज आएगा, डेल्टा एच ई जी, वो क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक, तो वो माइनस का ई ए। देखो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव तो ई ए का वैल्यू पॉजिटिव, देखो डेल्टा एच नेगेटिव ही आएगा उसके लिए। जनरली तुम्हारे पास एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन अब सोचो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा, जो जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। तो तुम्हारे पास तो ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है। जनरल जो है तुम्हारे पास वो क्या होता है, वो तुम्हारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे पहला, अगर आपने इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ईजी1, पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, राइट, ओके। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं, तो देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमेशा क्या, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या, ये तुम्हारे पास A से A-2 का ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा हमेशा। तो ये स्टार करके पॉइंट लिख लो, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन या फिर उसके आगे के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। वो हमेशा क्या होगा आपका, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पहले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा, तो उसकी वजह से बेटा डेल्टा एच चेंज मींस आपका एनर्जी चेंज, डेल्टा एच 10 मिनट आपका एनर्जी में चेंज जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना एनर्जी आपका चेंज हुआ उस प्रोसेस के दौरान, उसको बोल रहे हैं डेल्टा एच। ओके, इसको भी मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे वो कौन सी रहेंगी, वो बिल्कुल से सेम जैसे हमारे पास वहां पर यूनिट थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या फिर किलो कैलोरीज पर मोल, ये क्या रहेगी, इनको मेजर करने के लिए यूनिट्स रहेंगी, या फिर किलो जूल पर मोल, ये क्या है उसकी यूनिट्स हैं इनको मेजर करने के लिए। ओके, लिखा सबने, तो ध्यान में रखना इस चीज को कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो तुम्हारा जनरली एक्सोथर्मिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक्सोथर्मिक ही होगा, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, उसके लिए एनर्जी भी देनी पड़ सकती है। मतलब पहले वाले स्टेप के अंदर जनरली एनर्जी रिलीज होती है पहले इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं, लेकिन आप अगर दूसरा तीसरा चौथा कभी भी इलेक्ट्रॉन फिर आप बाद में ऐड करोगे, उसमें हमेशा आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, समझो एग्जांपल समझना, जैसे मान लो मैंने अगर ए से
क्या, जैसे मान लीजिए मैंने ए से क्या बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ए माइनस बनाया। क्या बनाया मैंने, ए गैसियस से ए माइनस कोई एलिमेंट से मैंने ए गैसियस बनाया। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया इस ये तुम्हारे पास एक्सोथर्मिक है, और मैंने बोल दिया इसके लिए जो डेल्टा एच ईजी है वो तुम्हारे पास 1 है, वो क्या है आपका नेगेटिव है। ओके, फिर आपने क्या किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ए माइनस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये ए इस बार क्या बनेगा, -2 बनेगा, डाइवेलेंट एनायन बनेगा, राइट। और इस बार जो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच Eg2, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर आप ओवरऑल की बात करोगे, ओवरऑल दैट इज कि A+2 इलेक्ट्रॉन, A+2 इलेक्ट्रॉन से अगर डायरेक्टली A2 माइनस गैसियस, तो इसके लिए अगर आप डेल्टा एच की बात करोगे तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये कैसा आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना ही पड़ेगा। जैसे देखो नाइट्रोजन से अगर मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, नाइट्रोजन गैसियस में अगर मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके अगर नाइट्रोजन 3 माइनस गैसियस बनाना है, तो ये जो आपका प्रोसेस होगा उसके लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ओवरऑल एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी। भले ही पहले इलेक्ट्रॉन में हो सकता है कि आपको एनर्जी रिलीज हो जाए, बताता हूं। जैसे देखो सल्फर है, सल्फर में अगर आप सल्फर के गैसियस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपका सल्फर 2 माइनस गैसियस बनेगा, तो उसके लिए हमेशा डेल्टा एच ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव आएगा, कोई यहां पर हमारे पास एक्सेप्शन नहीं है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या आफ्टर नहीं, सेकंड इलेक्ट्रॉन या फिर उसके बाद जितने भी पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए भी आपका एक्सोथर्मिक हो सकता है। पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो आपका एक्सोथर्मिक कब होगा, सॉरी रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमने पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो डेल्टा एच जो है Eg वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो कि मैं जब किसी भी न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट के अंदर अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो जो प्रोसेस है वो तुम्हारा एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर आपके एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और गेन भी कर सकता है, हमको बाहर से एनर्जी देनी भी पड़ सकती है। ठीक है, पहला प्रोसेस तुम्हारा एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो या उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो जो प्रोसेस होगा वो आपका हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा, मतलब आपको बाहर से दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड ही करना पड़ेगा। ओके, हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन को यहां पर दूसरे इलेक्ट्रॉन कोई भी हो उसको ऐड करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड ही करना पड़ेगा। गेटिंग और नॉट। और अगर आपको ए से अगर ओवरऑल देखोगे ए से A2 माइनस का, तो ये भी प्रोसेस आपको हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस ही मिलेगा। देन हाउ इन जनरल दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। बेटा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए मैंने बात की है एक्सोथर्मिक, जहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, जैसे कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी। तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को देकर के क्या कर रहे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पहले से कम स्टेबल बना रहे हैं।
तो वहां पे हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस केस में वो तुम्हारा एंडोथर्मिक होगा। नहीं, इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखवाया कि गैसियस आइसोलेटेड एटम, डिफाइन ही उन्हीं के लिए किया है। और कोई डाउट? तुम ही सोच के देखो कि अगर हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, डॉग, तुम ही सोचो कि अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और अगर नोबल गैसेज की बात करें तो नोबल गैसेज में हमारे पास क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? टेल मी। अंदर तो हमको इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? एंडो, इन जनरल, इसलिए मैंने वर्ड लिखाया था इन जनरल, हमेशा ऑलवेज नहीं लिखवाया था। गेटिंग और नॉट? बोलो बेटा। और किसी को कोई डाउट है? अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले क्वेश्चंस में ये जो कंसेप्ट है यहां पर, क्योंकि दो वर्ड एक जैसे आ जाते हैं तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसको अच्छे से रीड करना सब लोग, ओके? और आपका आयनाइजेशन एनर्जी तक पूरा एग्जाम में रहेगा। नॉट अंडरस्टूड? बेटा नोबल गैस का नहीं समझ में आया? नोबल गैस का नहीं समझ में आया? ओके बेटा, मैं देखो, मैं बात कर रहा हूं, देखो, जैसे नोबल गैस की मैं बात करूं, नियोन का, भैया नियोन का क्या होता है? जैसे मैं नियोन की बात करूं तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, ठीक है? अब अगर मैं ये है, ये क्या है आपका? ऑलरेडी को इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो हो रहा है, तो हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा? स्टेबल से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो हमको यहां पे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, एक बार आप पढ़ो, हम लोग यहीं पे अगली क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, एक बार आप नोट्स पढ़िए बस। एक बार नोट्स पढ़ता रहिए अच्छे से, टेंशन नॉट। ओके, गुड नाइट।